अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम 10वीं जमात मैथ फर्स्ट में सबक नंबर 4 मुआशी मनसूबाबंदी का मुताला करेंगे। आज का हमारा नुकात तारुफ मश्क नंबर 4.1 और कंपोजिशन स्कीम। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये सबक हमारा कम अज़ कम 50% एग्ज़ाम में नहीं आएगा। 4.1 मैं यहाँ पर इसलिए लिया हूँ कि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमें आना चाहिए, इसके बाद हम उसकी एग्ज़ाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले मुआशी मनसूबाबंदी में हमें क्या सीखना है। तो आप देख रहे हैं जीएसटी का तारुफ, टैक्स इनवॉइस, जीएसटी की तहसीब और इनपुट टैक्स क्रेडिट और शेयर्स म्यूचुअल फंड और एसआईपी। इस तरह की ये बातें हमें सीखना है, लेकिन इसमें भी हमें कितना हिस्सा 50% हिस्सा हमारा गायब हो गया है। तो मुआशी मनसूबाबंदी क्या होती है, उसकी तारीफ़ हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हर सरमायाकार ज़रूरत के मुताबिक ही रकम खर्च करता है और बकिया रकम बचत करता है। इस तरह बचत की गई रकम को तदबीर के साथ सरमायाकारी में लगाता है। इसी को हम मुआशी मनसूबाबंदी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। ओके, तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ। ये थी हमारी तारीफ़। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी क्या होता है, क्योंकि हमारा सबक पूरा का पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए सबसे पहले हम जीएसटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जीएसटी जो ये है, ये हिंदुस्तान में 1 जुलाई 2017 से नाफिज हुआ। ओके, ये हम पे कब नाफिज किया गया है, 1 जुलाई 2017 से। इम्तिहान में पूछा जाता है सवाल हरी जगह के अंदर, तो याद रखिए कि जीएसटी हमारे मुल्क में डेश में नाफिज किया गया। तो ऑप्शन में आपको दिया जाएगा 1 जुलाई 2017, दूसरा ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको कौन सा आंसर लगाना है, 1 जुलाई 2017 को। और यहाँ पर इससे पहले वन नेशन और वन टैक्स मार्केट के नाम से मुतारिफ़ किया जाता था, यानी एक मुल्क और एक बाज़ार के नाम से इसे मुतारिफ़ किया जाता था। ये इससे पहले हमारे मुल्कों में बहुत सारे टैक्स लिए जाते थे, जैसे मरकज़ी फ़रोग़ टैक्स वगैरह। ये तमाम के तमाम जो 11 टैक्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये पहले 2017 यानी 1 जुलाई 2017 से पहले हमसे वसूले जाते थे। तो इन तमाम टैक्स को हटाकर सिर्फ एक वाहिद टैक्स हम पर आयद किया गया, जिसका नाम है अशिया और ख़िदमत टैक्स, यानी जीएसटी। तो यहाँ पर जीएसटी, अब जीएसटी की थोड़ी सी हम और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जीएसटी जो होता है, ये इसमें 2 हिस्से पाए जाते हैं। कितने हिस्से पाए जाते हैं, 2 हिस्से आते हैं। तो पहला हिस्सा है उसका CGST। ओके, तो आइए इसका फुल फॉर्म देखते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्यारे बच्चों, इसे भी क्वेश्चन में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। CGST का फुल फॉर्म बताइए। ओके, तो क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड ये लफ्ज़ देखना है, और सर्विस टैक्स, यानी उर्दू में अगर हम इसका मतलब निकालें तो होता है मरकज़ी अशिया और ख़िदमत टैक्स। ओके, यानी मरकज़ी अशिया और ख़िदमत टैक्स। दूसरा जो होता है वो होता है SGST। तो ये होता है स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। ओके, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसे हम कहते हैं रियासती अशिया और ख़िदमत टैक्स। असल में ये दोनों टैक्स की जो शरह होती है वो यकसा होती है। कैसी होती है, यकसा पाई जाती है, और इन दोनों का मजमुआ मिलाकर क्या होता है, जीएसटी होता है। तो थोड़ा मज़ीद इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जीएसटी बराबर CGST प्लस SGST। मैंने अभी आपसे कहा कि CGST और SGST ये यकसा होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। दोनों की शरह कैसी होती है, एक जैसी होती है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ज़ाब्ता अख़ज़ करेंगे, हम SGST की जगह पर CGST रखेंगे या फिर CGST की जगह पर SGST रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने CGST की जगह यानी SGST की जगह पर क्या इस्तेमाल किया है, CGST। अब आप देखिए दोनों कैसे एक जैसे, तो कितना हो जाएगा, CGST 2, तो 2 ज़रबी सूरत में उधर जाकर तकसीम करें। ये ज़ाब्ता हमें आगे इस्तेमाल होने वाला है। ये था हमारा GST की 2 हिस्से किस तरह से
है और उनका नाम क्या क्या है, और उसके बारे में हमने थोड़ी सी मालूमात दे दी। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, टैक्स इनवॉइस। ये तो हमारा है ही नहीं, ओके, लेकिन इसके अंदर जो बेसिक मालूमात है जो हमें आगे इस्तेमाल होने वाली है, हमने इसलिए इसको शुमार किया। तो देखिए आपके सामने एक बिल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर सबसे पहले सप्लायर यानी उसके, जिसे हम आम ज़बान में बोलेंगे, उसके दुकान का नाम, उसका एड्रेस, उसके बाद मोबाइल नंबर, और यहाँ पर उसका ईमेल वगैरह, और कौन सी डेट में हमें उसने दिया। बाकी तो जो फिर ये अज्जा हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर दो बातें हमें नहीं दिखाई दे रही। एक है HSN, ये क्या होता है, और दूसरा जो होता है GS3, ये इतने बड़े नंबर का डिजिट जो दिखाई दे रहा है आपको। ये बाकी चीज़ें तो हम इससे पहले मुतारिफ़ हो चुके हैं, इन्हें हम जानते हैं अच्छी तरह से। हमें भले ही इलेक्ट्रॉनिक बिल नहीं मिलता था, लेकिन हाथ का बनाया हुआ बिल मिलता था, उसमें तमाम बातें मौजूद रहती थी। और जो वो उनका एक बिल रहता है जिसमें नाम वगैरह, सिर्फ ये दो चीज़ें छोड़कर उसमें वो चीज़ें नहीं रहती थी। तो आइए ज़रा इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि GS3 क्या होता है। ओके, यहाँ पर देखिए ये 14 आंकड़ों का जो नंबर हमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें हर नंबर एक अपनी एक पहचान रखता है। तो सबसे पहला जो हमें ये दिखाई दे रहा है 27, ये 27 इस GS3 में क्या है, तो GS3 में 27 जो होता है ये एक रियासती कोड होता है। इन किस रियासत का ये है, मिसाल के तौर पर जैसे आप गाड़ियाँ वगैरह पर देखते हैं MH18 MH20 किस ज़िले की है, इस तरह से। उसके बाद जो नंबर 2 आता है, देखिए A से लेकर H तक, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको, A से लेकर H तक कितने डिजिट है, 6 डिजिट है और 4 नंबर इसके अंदर, ये टोटल 10 है। ये होता है हमारे उस दुकान का पैन नंबर। क्या होता है, पैन नंबर होता है। अब उसके बाद बारी आती है एक की। एक क्या है, एक जो ये होता है, ये एक अंदराज के लिए एक हिंदसा दिया जाता है, बराबर, एक हिंदसा में दिया जाता है पहचान के लिए। उसके बाद है जेड। जेड जो ये होता है, ये यकसा डिफ़ॉल्ट सबके लिए एक जैसा होता है। यहाँ पर जेड जो होता है ये सबके लिए एक जैसा होता है। और 5 जो दिया हुआ है, ये 5 हमारा चेक सम डिजिट होता है। क्या होता है, चेक सम डिजिट होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा GS3। ओके, इसमें जो नंबर थे उसके बारे में, हर नंबर के बारे में हमने डिटेल में जाना। अब बारी आती है HSN कोड की। तो HSN कोड यानी से इसका फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ओके, तो ये किस काम में आता है, तो जब भी आप कई शोरूम में जाते हैं और कोई शय आप ख़रीदते हैं, तो वहाँ पर आपको एक मशीन दिखाई देता है। तो जो बिल बनाने वाला जो शख्स होता है उस मशीन पर एक फ़ोकस करता है जिस पर इस तरह का नंबर लिखा हुआ रहता है, वो उसका एक HSN कोड होता है। तो जो शय कितनी है, मानिए अगर 50 ग्राम है तो उसका 400 रुपये रेट है, तो वो ऑटोमेटिकली बिल में डिवाइडेशन हो जाता है, उसका CGST GST वगैरह तमाम उसके अंदर वो निकल जाता है। तो HSN कोड यही हमारा रहता है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा कि यहाँ पर जो टैक्स है, टैक्स हम पर कितनी % कौन सी शय पर इस्तेमाल होता है। तो 0% जो शरह लगती है हमें किन अशिया पर, वो है हमारी सब्ज़ी तरकारी, फल, दूध, नमक, मिट्टी के बर्तन वगैरह, इस पर 0% की शरह होती है, यानी इस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं होता। और आराम में जो चीज़ें होती है, यानी पानी की नकल हम, आब रसानी, रास्ते, पुल का इस्तेमाल, तालीम, सेहत, खिदमत, ये तमाम खिदमत होती है। ओके, इस पर 0%। फिर 5% में आते हैं हम, ये सबसे अदना शरह होती है। LPG सिलेंडर, चाय, तेल, शहद, ये जो रोज़ाना की हमारी लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद 12% जो होता है ये ग्राहक के इस्तेमाल की चीज़ें, यानी अचार, घी, खुश्क मेवा, इस तरह की जो शय होती है। उसके बाद जो 18% बड़े पैमाने पर जो अशिया इस्तेमाल की जाती है वो क्या होती है, मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, धाती अशिया, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये तमाम की तमाम थोड़ी डिमांडेड चीज़ होती है, यानी हाई फाई चीज़ होती है। और सबसे हाई फाई यानी आला शरह रखने वाली जो चीज़ होती है वो होती है ऐशो आराम वाली, जैसा मिसाल के तौर पर AC, गाड़ियाँ के पार्ट्स वगैरह,
जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स रहता है वो जो हम लोग शौक़ होते हैं खाने पीने वाली चीज़ें के, इस तरह से। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने टैक्स की शरह किन किन अशिया पर और किन किन खिदमात में अंजाम दी जाती कितने % वो हमने देखा, ये हमें आगे इस्तेमाल होने वाला है। अब हम बढ़ते हैं हमारे मश्क नंबर 4.1। मैंने यहाँ पर इसके कुछ सवाल लिया हो ताकि आगे जब हम शुरू करेंगे तो इसी के बेस पर हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो हमारा पहला सवाल है कि पवन मेडिकल स्टोर दवाइयाँ फराहम करता है, इसकी दुकान में बाज़ दवाइयों पर GST की शरह जो है 12% है, तो CGST और SGST की शरह कितनी है। बहुत ही आसान और बहुत इजी सवाल है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से निकालें, हमें कुछ तो दिया गया नहीं है, फिर हम कैसे मालूम करें। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया हूँ कि GST जो है, GST के 2 हिस्से, पहला है CGST और दूसरा है SGST। तो चलिए हम इसे लिखने का तरीका किस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास हाल में दिया हुआ कि दवाइयों पर GST की शरह कितनी है 12%, और उसके बाद हम जानते हैं कि GST बराबर होता है CGST प्लस SGST। ओके, ये हमें अच्छी तरह से पता है। और एक ज़ाब्ता हम इसमें अखज़ कर चुके हैं कि GST तक़सीम 2 बराबर CGST होता है। ये CGST किस तरह से आया है हमने पिछली स्लाइड में हमने सीखे। ओके, तो GST हमें कितना % दिया गया है 12%, लेकिन GST हमें 12% दिया गया है, इसलिए हम GST का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। 2 के पाड़े में 12 जो आता है वो 6 नंबर पर आता है, तो CGST हमें मिल गया 6, इसलिए SGST भी कितना रहेगा 6। कितना इजी सवाल है। ओके, इसी में और सवाल देखते हैं हम। अब देखिए, एक चीज़ पर CGST की शरह 9% हो तो SGST की शरह कितनी है, इस तरह GST की शरह कितनी है। सवाल को उल्टा कर दिया गया है, पहले GST दिया गया था, उससे हमने CGST और SGST हासिल की है। अब हमें CGST दिया गया और उससे हमें ये 2 चीज़ें मालूम करना है। तो उसी तरह से जैसा हमने पहले लिखे, SGST 9% है, हम जानते हैं GST बराबर क्या होता है CGST प्लस SGST, लेकिन हमें CGST बराबर है SGST के, इसलिए SGST भी कितना हो गया 9% हो गया। अब ज़ाब्ता है हमारे पास GST बराबर 2 SGST, तो यहाँ SGST की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे 9। ओके, तो यहाँ पर हमें GST कितना मिल गया 18% हासिल हो गया। कितना हासिल हो गया 18% हासिल हो गया। इसी में तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल बहुत अच्छा है, इसे हमें इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पर ये सवाल इसलिए डाला क्योंकि आगे जब हम मश्क नंबर हमारी 4.3 यहाँ से हमारी शुरुआत है, मश्क नंबर 4.3 से हमें पढ़ना है, उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है, तो ये बेसिक हमारे लिए होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको पेन का एक डब्बे की कीमत दी हुई 2800 रुपये, तो जो दुकानदार है उसने 2 डब्बे फ़रोख्त किया है, लेकिन GST की शरह कितनी है 28%, तो हमें CGST और SGST मालूम कीजिए। कितना आसान सवाल है, सवाल समझना भी एक सवाल है। तो सबसे पहले हम दिया हुआ में लिखेंगे कि पेन के डब्बे की कीमत कितनी, GST की शरह कितनी है 28, उसके बाद लिस्टर पेंट की कीमत कितनी 2800 रुपये है, तो कितने डब्बे ख़रीदे गए 2, इसलिए 2 ज़रब 28 बराबर कितना आता है 5600। तो प्यारे बच्चों, आप अगर चाहो तो 28% 5600 किस तरह से निकालना था। 28% देखिए मैंने थोड़ा अलग तरीके से निकाला हो, आप इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यानी 28% को हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, ज़रब हमारा ये हमने 8वीं में सीखा हुआ है। कहाँ सीखे हुए हैं 8वीं में सीखा हुआ है कि किसी भी कीमत का इतना % हम कैसे निकालें। ओके, यहाँ पर तो यहाँ से आपको पता है 2 0 से कट हो जाएगा और 28 को हमें 56 से ज़रब करना है, तो हमारा जो फाइनल जवाब आएगा वो आएगा 16,065 कुछ समथिंग जवाब हमारा रहेगा। ओके, अब लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना है, ये हो गया उसका डायरेक्ट मेथड। आप इस तरीके से भी अगर करते हैं, फिर उसके बाद तो आपको पता है कि GST क्या है हमारा, तकसीम देकर जो GST मिल जाएगा उसे 2 से तकसीम देना है और SGST और CGST आपको हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल गया। अब हम जानते हैं ज़ाब्ता CGST और SGST कैसे है, यकसा है। अब CGST 14 होगा तो SGST भी 14% होगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 5600 का 14% हम निकाल सकते हैं। इस तरह के 14% का हमने किस तरह से लिखा, 14/100 ज़रब
5600, तो 2 सिफर से 2 सिफर कट हो गया। 14 और 56 की हमें ज़र्ब करने पर जो जवाब हासिल होगा वो होगा 784। ओके, ये जवाब। अब देखिए, जब आप इन दोनों की भी ज़र्ब करेंगे तो आपको जो जवाब हासिल होगा वो कुछ इस तरह से जवाब हासिल होगा, 8 6 यानी 1568 आपका जवाब हासिल होगा। जब आप 1568 को 2 से तकसीम करेंगे तो आपका जो जवाब आपको मिलने वाला है वो है 784। तो SGST आपको मिल गया 784, तो जाहिर सी बात है CGST भी कितना है, 14% है, इसलिए वो भी 784 हमें हासिल होगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा बेसिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और जो हमें एग्ज़ाम में, अब हमें एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा गया है, पेज नंबर 94 से 112 तक इम्तिहान में आने वाला है। और मजमूए सवालात फोर्थ B, नॉट फोर्थ A, यानी फोर्थ A वाला सेक्शन हमारा नहीं आएगा। अब 94 सफ़े पर हमारी जो हेडिंग है वो है कंपोजिशन स्कीम। अब कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, ज़रा तो थोड़ा सा हम इसकी बेसिक मालूमात की तरफ हम जाते हैं, और इस पे कितने % की शरह और ये किन अफराद पर आयद होती है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो कंपोजिशन जो स्कीम होती है ये उन शख्सों पर होती है जिनकी मालियाती साल में 20 लाख से ज़्यादा और 1.5 करोड़ रुपए से कम हो। ओके, ये कंपोजिशन स्कीम इन लोगों पर आयद होती है। ओके, यानी इनके तहत जो टैक्स इनके ऊपर आयद होता है वो इस तरह से होता है। अगर होटल है तो 5%, और सनतकार और फ़रोख्त कुंदा है तो 1%, इस तरह का। यानी जिनके पास 20 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 करोड़ रुपये से कम हो, यानी साल की इनकम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा अगले नुकात की तरफ। IGST यानी इंटीग्रेटेड GST। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन कुछ मखसूस बातें हैं जो हमें मश्क सॉल्व करने में इस्तेमाल होंगी, उन्हीं पॉइंट को मैं यहाँ पर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो IGST क्या होता है कि जब फ़रोख्त का कारोबार 2 या 2 से ज़ायद रियासतों के दरमियान होता है। ओके, यानी 2 या 2 से ज़ायद रियासतों के दरमियान में अगर हमारा फ़रोख्त का कारोबार होता है तो GST मुकम्मल तौर पर मरकज़ी हुकूमत को अदा किया जाता है। यह है हमारा IGST। ओके, यानी जिस वक्त फ़रोख्त का कारोबार 2 रियासतों में हो उस वक्त GST महसूब की जाती है, यानी उस अशिया को, उस खिदमत टैक्स को हम IGST कहते हैं। ओके, और मरकज़ी हुकूमत को ये पूरा का पूरा अदा किया जाता है। यानी कहाँ पर मरकज़ी हुकूमत मीन्स CGSTs। ओके, यहाँ पर हमें, और GST के तहत जो है UTGST होता है, तिजारत जब किसी रियासत के अंदर की जाती है, ओके, तो वहाँ पर CGST, UTGST या फिर CGST टैक्स वसूल किया जाता है। और कंपोजिशन स्कीम जो होती है उसमें GST रखने वाले ऐसे ताजिर जिनका सालाना कारोबार 20 लाख रुपये से ज़ायद और 1.5 करोड़ रुपये से कम हो, उन्हें GST एक ख़ास शरह से अदा करना होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। सरमायाकारी। सरमायाकारी क्या होती है? अब सरमायाकारी हमें किस तरह से करना चाहिए, सरमायाकारी ये क्या है? तो आपने अक्सर देखा होगा कि बचत और सरमायाकारी ये लफ्ज़ हम 9वीं में पढ़ चुके हैं। तो हम बचत किस तरह से करते हैं और सरमायाकारी हमें किस तरह से करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है कि सरमायाकारी के कई रास्ते होते हैं। शेयर के ज़रिए, म्यूचुअल फ़ंड, मुख्तलिफ़ किस्म के बीमे वगैरह वगैरह, इसमें हम हमारे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे हमें मुनाफा होता है। लेकिन जब भी हम सरमायाकारी करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फ़ंड हो, शेयर्स हो या फिर गैर मनक़ुलाए जायदाद वगैरह, इन जो नुकात दिए हुए 10 नुकात में से आप कहीं भी अगर अपना पैसा सरमायाकारी करते हैं तो आपको 2 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात एक ये है कि आप ख़तरा
और दूसरी बात फ़ायदा। आप जहाँ कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पर आपको दो बातें सामने आएंगी, एक ख़तरा और दूसरा है फ़ायदा। तो वहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर ख़तरे के चांसेस कम हों। लेकिन देखिए बहुत सारे लोग शेयर, म्यूचुअल फंड वगैरह में सरमायाकारी करते हैं और यहाँ पर सरमायाकारी करना थोड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस कंपनी के शेयर्स के ऊपर। अगर कंपनी का शेयर्स मार्केट में अच्छी रकम रखता है, ओके, यानी जिस कंपनी का शेयर्स है अगर वो मार्केट में अच्छी तरह उसकी डिमांड है तो जाहिर सी बात है उसकी रकम भी ज़्यादा होगी, तो हमें यहाँ पर सरमायाकारी का पैसा मिलेगा। लेकिन उस सनत में अगर नुकसान हो, यानी जो शेयर है उसकी, जो उसका प्रोडक्ट है, अगर मार्केट में ज़्यादा नहीं चलने वाला है तो हमें इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। ओके, इस तरह की दो बातें आपको याद रखनी है। जहाँ कहीं भी हम सरमायाकारी करते हैं वहाँ पर इन दो बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब इसके अलावा SIP क्या होता है? तो SIP ये जो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। तो आपने देखा होगा अक्सर हमारी, अगर हम गवर्नमेंट सर्विस पर हो तो वहाँ पर हमारा कुछ टैक्स वगैरह या कोई चीज़ें हमारी निकाली जाती है, इस तरह से उसकी एक मुतय्यन रकम होती है जो हमारे खाते में जमा की जाती है और लास्ट में हमें वो पूरा का पूरा एक साथ मिलता है। यह आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इसका मतलब ये होता है कि हम एक SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हम मुतय्यन रकम जमा कर सकते हैं। ओके, अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। शेयर्स ये आपने सुना होगा कि शेयर्स जो ये होता है, ये कारखाना या कंपनी शुरू करने के लिए इस कारोबार में दिलचस्पी रखने वाले जो अफराद होते हैं, कुछ अफराद को जमा किया जाता है और बड़े पैमाने पर एक सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। तो उनसे कुछ पैसे जमा किए जाते हैं और उससे कंपनी की बुनियाद डाली जाती है। इसे जब कंपनी की बुनियाद हम डालते हैं तो इंडियन कंपनी लॉ 1956 के मुताबिक कंपनी हमें रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है, बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 1956 के तहत कंपनी को रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे देखते हैं कि कंपनी की बुनियाद डालने वाले अफराद को हम कंपनी के अयानतकार यानी प्रोमोटर कहते हैं और ऐसी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ अमीर लोग, यानी जिसे हम कहेंगे कि भाई वो पैसा कमाना चाहते हैं, तो कुछ अफराद जमा होते हैं, कंपनी की वो शुरुआत करते हैं, बराबर है, वहाँ पर अपना पैसा कुछ इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट से एक कंपनी का वो नाम, जो भी नाम उन्हें देना होता है वो नाम देते हैं, लेकिन वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस सरमाया के छोटे छोटे मसावी हिस्से करते हैं, यानी यह हिस्सा आमतौर पर 1 रुपया, 2 रुपये, 5, 10 या फिर 100 रुपये वगैरह कीमत के होते हैं। हर हिस्से को शेयर कहते हैं। हर हिस्से को क्या कहा जाता है? शेयर्स कहा जाता है। शेयर्स के मुतालिक आप अगर आप नेट पर जाओ तो नेट पर आपको बहुत सारी मालूमात इसके बारे में आपको मिलेगी। ओके, तो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, और एक बात इसमें यह है कि जिस कंपनी का शेयर्स मार्केट में, यानी जिस कंपनी की, जिसे हम बोलेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दौर में, जैसा मिसाल के तौर पर सैमसंग, ये मोबाइल जो है हमारा, ये बहुत, एक दौर ऐसा पहले था कि जब नोकिया का एक पीस बहुत डिमांडेड था। हर जगह पर आप जाओ कि नोकिया का पीस, हर शख्स के पास नोकिया का पीस रहता था। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो नोकिया का पीस बहुत ही चंद लोगों के पास हमें दिखाई देता है। फ़र्क क्या है कि मार्केट में जिस शेयर की ज़्यादा वैल्यू हो, ओके, अगर हम उस कंपनी में अपने शेयर्स खरीदते हैं और अगर वो कंपनी की चीज़ अगर ज़्यादा डिमांडेड होती है तो उससे जो भी पैसा कंपनी को मिलता है तो कंपनी हमें उसका फ़ायदा पहुंचाती है शेयर्स के ज़रिए। ओके,
इस तरह से ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम कुछ हमारे अगले नुकात की तरफ। तो देखिए दर्शनी कीमत यानी फेस वैल्यू, कंपनी के शेयर जो सर्टिफिकेट पर छपी हुई एक शेयर की कीमत को शेयर की दर्शनी कीमत कहते हैं यानी फेस वैल्यू कहते हैं। आगे बाज़ार भाव, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिस कीमत से शेयर बाज़ार में शेयर की ख़रीद व फ़रोख्त होती है उस कीमत को हम उस शेयर का बाज़ार भाव कहते हैं। और जाहिर सी बात है यहाँ पर उतार चढ़ाव होता रहता है। अभी मैंने आपसे कहा था कि नोकिया के पीस पहले बहुत ज़्यादा डिमांडेड थी, राइट। आज अगर हम देखा जाए तो नोकिया के पीस हमें नहीं मिलते। ये दो बातें आपको याद रखनी है, एक दर्शनी कीमत और एक बाज़ार भाव। अब इसमें उतार चढ़ाव हमारा होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम गौर करें कि शेयर बाज़ार में शेयर का भाव हर लम्बा बदलता रहता है, इसके पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर हमारे पास पुरानी शेयर बाज़ार क्या है। तो शेयर बाज़ार मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और कौमी शेयर बाज़ार यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत के दो बड़े शेयर बाज़ार हैं। मुंबई शेयर बाज़ार एशिया का सबसे कदीम शेयर बाज़ार है और नेशनल शेयर बाज़ार भारत का सबसे बड़ा शेयर बाज़ार है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर वैल्यूज़ की यानी शेयर बाज़ार का जो भाव है ये कम ज़्यादा होते रहता है, यानी उतार चढ़ाव होता है। लेकिन इसमें भी असल बात क्या है कि शेयर बाज़ार में चढ़ उतार समझने के लिए हमें सेंसेक्स आप देखते होंगे, अच्छा, और दूसरा है निफ्टी। इस तरह की दो इंडेक्स है, इन दो पर पूरा का पूरा शेयर मार्केट डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर सेंसेक्स मीन जिसका फुल फॉर्म हम देखते हैं कि सेंसेक्स सेंसिटिव प्लस इंडेक्स, ओके। और निफ्टी जो होता है, तो निफ्टी क्या होता है उसी भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है नी यानी NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बाकी जो है +50, प्लस क्या है 50। तो इसके बारे में अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज दरअसल शेयर बाज़ार होता है जहाँ शेयर की ख़रीदो फरोख्त होती है। शेयर बाज़ार को स्टॉक मार्केट या फिर इसे हम शेयर मार्केट भी कहते हैं, ओके। तो ये थी हमारी शेयर बाज़ार के मुताल्लिक़ कुछ मालूमात। अब चलिए हम दर्शनी कीमत और बाज़ार भाव में मुवाजना करते हैं। बहुत इजी है, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये तीन बातें ही हमारे। अगर बाज़ार भाव दर्शनी कीमत से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है हमारी जो शय है उसकी कीमत कैसी रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी। अगर बाज़ार भाव और दर्शनी कीमत यकसा है तो दोनों कैसे रहेंगे, हम कीमत। अगर बाज़ार भाव दर्शनी कीमत से कम है तो ये शेयर हमारा जो है वो कम कीमत में मार्केट में चलेगा, ओके। बात समझ में आ गई। दर्शनी कीमत में तीन ही बातें, बड़ा छोटा, डिपेंड किस पर करता है, बाज़ार भाव और दर्शनी कीमत पर, ओके। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। कुल सरमायाकारी क्या होती है? कुल सरमायाकारी, तो देखिए उसका ज़ाब्ता है शेयर की तादाद ज़रब एक शेयर का बाज़ार भाव। ये तमाम बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह एग्ज़ाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे, मार्क्स का नंबर हमारी जो भी है 4.3। आज मैं इस वीडियो में 4.3 की सिर्फ एक ही एग्जांपल लेकर हाजिर हुआ हूँ। अब कुल सरमाया ये उसका हमारा ज़ाब्ता है। इसके बाद है शेयर पर वापसी की शरह हमें मिलती है या नहीं मिलती है। तो चलिए हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर कि शाकिर ने 100 रुपये दर्शनी कीमत वाला एक शेयर बाज़ार भाव 120 रुपये था तब ख़रीदा। इस पर उसको कंपनी ने 15% डिविडेंड यानी मुनाफा दिया। तो सरमायाकारी पर मिलने वाली रकम की वापसी मालूम कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो सवाल है कि शाकिर ने 100 रुपये दर्शनी कीमत, उसकी असल कीमत कितनी है, दर्शनी कीमत 100 रुपये वाला एक शेयर बाज़ार भाव कितना है 120 जब था उसने ये ख़रीदा था। तो कंपनी को मुनाफा हुआ, तो कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर ख़रीदने के एवज़ में उसे 15% का डिविडेंड यानी मुनाफा दिया। तो उसे असल रकम
यानी असल मुनाफा कितना परसेंट मिला। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ में दर्शनी कीमत हमारी जो है इसकी 100 रुपये है। उसके बाद बाज़ार भाव 120, मुनाफा कितना परसेंट है, 15%। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या मालूम करना है, फ़ी शरह वापसी कितने परसेंट हमें हासिल हुई, उसे हमने फ़र्ज़ किया एक्स से। तो प्यारे बच्चों, जब 120 रुपये हमने सरमायाकारी की तो 15 रुपये का हमें फ़ायदा पहुँचा। ये हम मानते हैं कि 120 रुपये की शय हमने ख़रीदी, उस पर हमें 15% यानी 15 रुपये हासिल हुए। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, तो 15/120 बराबर x/100। मैं तुमको एक छोटी सी बात बता दूँ। देखिए, जब हमें किसी शय का परसेंट मालूम करना होता है, तो मानिए अगर वो 5% है इस तरह से, तो हम क्या करते हैं, अक्सर बच्चे इस तरह के ज़ाब्ते में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि 5% को हम कैसा लिखते हैं, 5/100 इस तरह से हम लिखते हैं। ओके, तो 100 ये जो होता है ये परसेंट को जाहिर करने के लिए तकसीम में लिया जाता है। ये हमने इससे पहले अच्छी तरीके से सीखा हुआ। ये फ़ीसदी की अलामत को जाहिर करता है। अब हमें फ़ीसदी में ही मालूम करना है। तो याद रखिए कि यहाँ पर तकसीम में 100 है, तो यहाँ पर ज़रबी सूरत में 100। अब इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ज़रबी सूरत में इसे 100 लिख लीजिए। परसेंटेज जिस तरह से हम निकालते हैं, x बराबर, दो बातें आपको दी गई है, 120 और 15, इसे लिख लीजिए जैसा है वैसे 15/120। यानी हमें 120 का 15% कितना होता है, ज़रब 100। 100 क्या आ जाएगा, ज़रबी सूरत में आ जाएगा। हमने 100 ज़रबी सूरत में क्यों लिखे, क्योंकि हमें जवाब परसेंट में चाहिए। ओके, जवाब किस में चाहिए, परसेंट में चाहिए। इस वजह से हमें आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए वही आया, उसी तरह से ज़रब में 100, तो सिफर से सिफर कट जाएगा। ओके, अब इनकी अगर ज़रब करें तो कितना हो जाता है, 150। कितना हो जाता है, 150 तकसीम 12। ओके, अब हम 6 से इसे तकसीम करेंगे तो 25 छक्के 150 होता है, और 2 यानी 6 दूनी 12। अब इसे हम तकसीम करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 12.5। तो x बराबर 12.5% का उसे मुनाफा हुआ। ओके, इंशाल्लाह ये जो बात मैंने आपको बताया हूँ, अगली मर्तबा और अच्छे से आपको बताऊँगा कि परसेंट में ये ज़ाब्ते में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ज़ाब्ता किस तरह से लिखिए, क्योंकि हमें 8वीं में इस तरह के ज़ाब्ते ने बहुत परेशान किया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं मश्क की तरफ। हमारा मश्क नंबर 4.3 का सवाल नंबर 2, क्योंकि पहला सवाल जो है हमारा वो एक सरगर्मी के तौर पर दिया हुआ है। तो सवाल नंबर 2 जो है हमारा इस तरह से कि बाज़ार भाव 80 रुपये था जब अमूल ने 100 रुपये दर्शनी कीमत के 50 शेयर्स खरीदे। उस साल कंपनी ने 20% मुनाफा दिया, तो सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह मालूम कीजिए, जो अभी हमने पिछली एग्जांपल देखी। तो सबसे पहले दिया हुआ बाज़ार भाव कितना है, 80, शेयर्स ख़रीदने की कीमत कितनी है, 20% का मुनाफा, कुल शेयर कितने ख़रीदे गए, 50। ओके, तो सरमायाकारी, शेयर की तादाद कितनी है, 50 है, और शेयर का बाज़ार भाव कितना है, 80। तो इन दोनों की ज़रब कीजिए, 8 पंजे 40, और ये 40 हमारा पहला जवाब आ गया, और दोनों सिफर, ये सिफर और सिफर हमने यहाँ लगा। तो कुल सरमायाकारी हमने कितने किए, 4000 की। ओके, 4000 हमने इन्वेस्ट किया। अब कंपनी को फ़ायदा हुआ तो कंपनी ने हमें 20% का मुनाफा दिया। ओके, तो चलिए, कंपनी ने मुनाफा 20% दिया, तो कंपनी ने जो मुनाफा दिया उसको शेयर का नर्क फ़ी इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो कितना है, 100 शेयर्स हमने 100 रुपये दर्शनी कीमत थी शेयर्स की, 20% के हिसाब से कितना रहेगा, 20 रहेगा। क्या मिल गया, कंपनी ने जो मुनाफा हमें दिया वो कितना दिया, 20 रुपये दिए। अब हमने कितने शेयर्स खरीदे थे, 50, तो कितना हो गया, 1000। कितना हो गया, 1000। ओके, हमें क्या मालूम करना है, सरमायाकारी पर मिलने वाली रकम। तो प्यारे बच्चों, ये तकसीम, ये ज़रब 100, देखिए मुनाफा कुल और कुल सरमायाकारी है ना। मैंने कहा
1000 बटे 4000 ज़रब 100। अब आप तकसीम कर लीजिए, ये 2 सिफर से कट, ये 1 सिफर से कट, 4 के पाड़े में 100 25 नंबर पर आता है। तो वापस मिलने वाली रकम की शरह क्या है? 25% है। प्यारे बच्चों, अगर ये सवाल आपकी समझ में नहीं आया है तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जब हम आएंगे, क्योंकि वीडियो हमारी थोड़ी बड़ी हो चुकी है, ओके, आपको जो भी प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि वीडियो कैसी है, अच्छी है, बुरी है। आपका कमेंट्स मेरी गलतियाँ मुझे बता सकता है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।